हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख एमएसबीटी री एग्जाम को लेकर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्मार्ट टिप्स बाय स्मार्ट सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज से लेकर पेपर तक पढ़ाई कैसी करनी है, पेपर कैसे लिखना है एंड सबसे ज़रूरी बात, पेपर लिखते वक्त का आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या री एग्ज़ाम के पेपर इस बार डिफ़िकल्ट चेक होने वाले हैं, क्या री एग्ज़ाम में हमें कंडोलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेट, वीडियो अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों सबसे पहली बात, पेपर कैसे लिखना है, क्या होना है, पढ़ाई कैसे करना है, वो मैं एंड में बताऊंगा। सबसे ज़रूरी होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। और दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपने आज यहाँ पर बिल्ड कर लिया ना, तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। अब दोस्तों आप सोचो कि सिर्फ फाइनल ईयर डिप्लोमा का री एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों का एक माइंडसेट क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें डिग्री में पहुंचाना है। अब दोस्तों इसका मतलब उन्होंने आपके तरफ हाथ बढ़ाया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको मिनिमम पढ़ाई भी अगर आप करते हो तो भी दोस्तों आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने, एमएसबीटी ने हाथ बढ़ाया है तो मैं पेपर ब्लैंक छोड़ के आऊँगा। दोस्तों अगर उन्हें पास ही करना होता ब्लैंक पेपर पे तो इसके पहले भी करते। बट दोस्तों सीन ये है, उन्होंने आपके तरफ कदम बढ़ाया है। अब बस ये आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा पढ़ लूँ। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा पढ़ो, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा ही पढ़ो, जिससे अगर आप 30 to 40% भी अगर पढ़ाई कर लेते हो, 6 चैप्टर्स में से अगर आप 3 चैप्टर भी प्रिपेयर करते हो तो दोस्तों 28 के ऊपर आप आराम से चले जाओगे। तो दोस्तों एक बात दिमाग में क्लियर रख लो कि हमें तो पास होना ही है, बट उससे ज़्यादा वो हमें पास करना चाहते हैं, इसलिए री एग्ज़ाम लिया है और हमारा मेन मोटो यही है कि हमें मैक्सिमम पेपर लिखना है। दोस्तों अगर आप पूरी पढ़ाई नहीं भी कर पाते तो कम से कम दिमाग में इतना रखो कि एटलीस्ट 30 to 40% मैं पढ़ लूँ, जिससे मैं आराम से पास होके निकल जाऊंगा। तो दोस्तों ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब दोस्तों दूसरी ज़रूरी बात, दोस्तों आपको पता है कि पेपर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यार पेपर में गए और बड़ी शो शाइनिंग करके आ गए, पेपर हाथ में लिया, 1 घंटे में पेपर देकर बाहर आ गए और लोग, बच्चे बोलते देख मैं तो ऐसे ही पेपर छोड़ के आ गया। इसको मूर्खता बोलते हैं। दोस्तों अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो आपको किसी भी हालत में 3 घंटे तक पेपर में बैठना है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बैठो, दोस्तों 3 घंटे तक आपका पेन ये रुकना नहीं चाहिए, 3 घंटे तक आपको लिखते रहना है। दोस्तों जो आपने 30 to 40% सिलेबस पढ़ा है, वो 30 to 40% सिलेबस का जितना भी आपको आ रहा है उतना आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद बचा हुआ आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट काहीतरी त्या क्वेश्चनशी रिलेटेड लिहायचा प्रयत्न करा। दोस्तों आपको पता है ब्लैंक पेज पे कोई मार्क्स नहीं देता है, बट दोस्तों अगर आप उस पेज पे कुछ भी लिख कर आते हो तो आपको आधा या 1 मार्क्स मिलने की गुंजाइश होती है। और बहुत सारे बच्चों ने ये फेस किया है कि आज आप लोग आधे और 1 मार्क्स के वजह से फेल हुए हो और आज आपका साल बर्बाद होने के रास्ते पर है। तो दोस्तों ये एक ज़रूरी बात थी। अब दोस्तों तीसरी ज़रूरी बात ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का ए मुझे अच्छे से आ रहा था, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं आ रहा था, तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखूं? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक आपके टीचर्स ने कहा होता है क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करो, सीरियल वाइज शुरू करो। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन 5 का पहले आता है, क्वेश्चन 5A तो पहले सॉल्व कर, उसके बाद मुझे क्वेश्चन 2B आ रहा है तो वो सॉल्व कर।
दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों को किसी ने तो कहा रहता है कि टीचर को ज़्यादा तकलीफ हुआ तो टीचर मार्क्स नहीं देता है, ये सब पूरे ब्लफ है, ये कोई ना कोई रूमर्स होते हैं। मैं खुद 2014 से पेपर चेक कर रहा हूँ, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। बट दोस्तों एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन जो भी सॉल्व करोगे वो 100% अगर आपको आता है वही वाला सॉल्व करना, जानबूझ के कोई भी गलत क्वेश्चन सॉल्व मत करना। अब दोस्तों दूसरी जरूरी बात, दोस्तों अगर आपके सब्जेक्ट्स में अगर डायग्राम्स ज़्यादा है तो दोस्तों डायग्राम्स आज से खुद को कहो कि उस सब्जेक्ट्स में जितने भी डायग्राम्स है, हर एक डायग्राम, मान के चलो 6 चैप्टर्स है और आपने 4 चैप्टर प्रिपरेशन का सोच लिया है कि ये 4 चैप्टर मैं प्रिपेयर करूंगा, तो दोस्तों उस 4 चैप्टर के अंदर जितने भी डायग्राम्स है, सारे डायग्राम्स आज से लेकर एग्जाम तक 2-2 बार रोज निकालो, रोज प्रैक्टिस करो। आज पहले चैप्टर का किया, कल दूसरे चैप्टर का किया। दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि थियरी हमारे दिमाग में जाता नहीं है, बट पिक्टोरिकल व्यू, जो पिक्चर्स होते हैं वो हमें आसानी से समझ में आते हैं। उसी तरीके से एग्जामिनर जो पेपर चेकर होता है, अगर आपने कोई डायग्राम निकाला है तो वो थियरी को रीड नहीं करते ज़्यादा। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन में डायग्राम है उसे कंपलसरी निकालना है, वो भी पहले ही पेज पे स्टार्टिंग में। और डायग्राम बच्चे इतनो सा मुंगी एवढं काढून देतात, हत्ती एवढा डायग्राम काढा, मोठी मोठी डायग्राम काढा। दोस्तों अगर आपने डायग्राम पेन से निकाला तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है, भावना पोचल्या पाहिजेत, कळालं? असं काही नाही की पेन्सिलने काढा। और दोस्तों मैं तो बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि पेंसिल से डायग्राम कभी निकालो ही मत। अब आप बोलोगे डोक्यावर पडलाय का? अरे राजा, जब आप फोटोकॉपी मंगाते हो तो फोटोकॉपी में जब उसका जेरोक्स आता है तो पेंसिल का डायग्राम का जेरोक्स क्लियर नहीं आता, आप क्लेम नहीं करते। समझ में आ गया? इधर से सोचो दोस्तों, इतनी अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि पेन से डायग्राम निकालो। अभी इस बार तो ठीक है फोटोकॉपी वगैरह है नहीं, बट आपको पता है इन फ्यूचर भी जो रेगुलर एग्जाम्स होंगे उसमें भी पेन से ही डायग्राम निकालो, क्योंकि कभी फोटोकॉपी मंगाने की नौबत आई तो आप जेरोक्स में भी क्लियर दिखता है डायग्राम। तो बट जो ड्राइंग के पेपर है वो नहीं, ड्राइंग का छोड़ के, समझ में आ गया? ड्राइंग शीट पर का नहीं, उसको छोड़ के जो आंसर शीट में डायग्राम आप पेन से निकाल सकते हो। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात पर अब हम लोग आते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा पेपर लिखना है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि स्मार्ट टिप्स क्या है। दोस्तों सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये अटेम्प्ट यानी 5 वाला होता है, दैट इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर, समझ में आ गया? उसमें का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब टोटल 5, 10, 15, मतलब आपको ऑप्शन सकट अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों वही 20 क्वेश्चंस करो, उसी 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ये रिपीट होते ही होते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 मार्क्स ये हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करो, उसके मॉडल आंसर पेपर ढूंढो और उसको रट्टा मारो। और दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आधे पेज के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर डिफरेंस है तो दोस्तों डिफरेंस अगर आपको सपोज कि 4 मार्क्स के लिए है तो अगर आपने 4-6 पॉइंट्स लिखा तो भी काफ़ी है। तो दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं आपको याद रखनी होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से रेफर करना है। अब दोस्तों अगर आपको ये 10 मार्क्स मिला तो आपको बचा अब 18 मार्क्स। अब दोस्तों आप डिसाइड करो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 4 मार्क्स वाले सॉल्व करने हैं या क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो अटेम्प्ट 2 होते हैं 12 मतलब 6 मार्क्स वाले। तो दोस्तों अगर आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल आता ही है तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को घूट लो। और दोस्तों आपको पता है कि वो 6-12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे यही बताना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए तो बचे हुए 18 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है मैं वापस बताता हूँ। अगर आपका लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर्स अगर रेफ़र करने में आपको अच्छा लग रहा है तो उसी में से अगर आप क्वेश्चंस रेफ़र करते हो एंड अभी जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ और अभी आपके वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर है अगर उतना भी अगर आप रेफ़र करते हो तो भी आप आराम से पास हो सकते हो।
बट दोस्तों कंसेप्ट वाइज आपको पेपर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको आता है वो पहले लिखना है, जो नहीं आता है उसे बाद में लिखना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात आपको याद रखनी है। एंड सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये आपके लिए लास्ट चांस है, तरस अजिबात लाज बाळगू नका। कोई भी चीज़ का शर्म नहीं आना चाहिए, पेपर लास्ट तक लिखो। और दोस्तों हैंडराइटिंग अच्छी निकालो। बहुत सारे बच्चों का ऐसा देखा है, खुद क्या लिखता है उसे ही पता नहीं है। दोस्तों 2 ही बातें याद रखो, पेपर पूरा लिखो, जिसमें डायग्राम्स है उसके डायग्राम्स निकालो। लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप रेफर करते हो तो भी आप आराम से पास हो सकते हो। बट दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो कोई भी कोचिंग अगर आपके आजू बाजू में होगा तो वो ज्वाइन कर सकते हो, या हम लोग भी ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेस है उसे हम लोगों ने हमारे ऐप के ऊपर डाला है, जो कल से चालू होने वाले हैं। कल से उसके डेमो लेक्चर्स आप बैठ सकते हो विथ एकदम नॉमिनल फीस। दोस्तों उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर जो हम लोगों ने सब्जेक्ट्स लॉन्च किए हैं वो आप देख सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट्स का केटी आपको लगा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बट कल से उसके लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई अलग बात। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, बिल्कुल डरो मत। मैंने वही बोला कि उन्हें आपको निकालना है, बस आप पॉझिटिव्ह माइंडसेट रखो, पेपर में जाओ, येस है ह्यांना मला पास करायचे, ह्यांना मला पास करायचे, बस मला थोडासाच पेपर लिहायचा आहे पण मनाने लिहायचा आहे, अतिशय चांगला लिहायचा आहे। 70 मार्काचा ॲक्युरेट पेपर मला तुमच्याकडून अपेक्षा नाही, पण किमान 40 मार्काचा तरी ॲक्युरेट पेपर लिहून या। दोस्तों रही बात आपके ग्रेस मार्क्स कंडोलेंस की, तो दोस्तों ये रेगुलर एग्जाम की तरह ही है, तो उसके बारे में ग्रेस मार्क्स के बारे में कोई सर्कुलर में नहीं था, इसका मतलब ग्रेस मार्क्स आपको ये मिलने वाले हैं। समझ में आ गई दोस्तों? बस आपको फोटोकॉपी रीअसेसमेंट इस बार नहीं मिलने वाला है, तो बस यहाँ से सोचो और बिल्कुल डरो मत। पढ़ाई करते वक्त खुद को बोलो ह्यांना मला पास करायचं आहे म्हणून री एग्जाम आहे, थोड़ा सा अभ्यास करायचा है, मनाने अभ्यास करायचा है। अगर तौसीफ सर का गाइडेंस चाहिए, तौसीफ सर के स्टाफ का गाइडेंस चाहिए, तो दोस्तों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको सही लगे तो आप डाउनलोड कीजिए, जो कोर्स आपको चाहिए उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। दोस्तों ये आपके लिए आखिरी मौका है। दोस्तों अपने माँ बाप के बारे में सोचो। आज आपको केटी लगा है तो भी बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव्स में कहा रहेगा मेरा बच्चा तो पास हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरीके से एक बुरा लगता है कि यार अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा बच्चा फेल हो गया तो मेरे बच्चे के बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो दोस्तों आज अपने माँ बाप को हमें सच साबित करना है और अपने माँ बाप का सर हमें फ़क्र से ऊंचा करना है। दोस्तों हमें और कुछ नहीं, बस ये 15-20 दिन हमें दिल लगा के पढ़ाई करना है। इसके अलावा और कुछ सोचो मत, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई वेब सीरीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों ये 15-20 दिन आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, तो ही आप पास हो सकते हो। दोस्तों यही बातें बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों री एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स कम्युनिटी टैब पे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, क्योंकि तभी जाके आपको वो दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारी बातों के मैं वीडियोस नहीं बनाता। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।